हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फिर से एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो डिजीज़ है वो भी ज्वार की ही एक डिजीज़ है, जो कि है लूज स्मट ऑफ ज्वार, यानी कि ज्वार का श्लथकंड रोग। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो डिजीज़ है ये एमएससी, बीएससी और आरपीएससी, इसके अलावा और भी स्टेट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना रुके इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करें और उसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं लूज स्मट ऑफ ज्वार। देखिए, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को हम देख लें कि ये डिजीज़ है क्या। तो ये जो डिजीज़ है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अंदर है। यानी कि लगभग हर उस जगह पर ये डिजीज़ पाई जाती है जहाँ पर ज्वार उगाई जाती है। अगर हम बात करें ग्रे स्मट की, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसकी तुलना में ये जो डिजीज़ है वो कम कॉमन है, मतलब ये कम देखने को मिलती है। इंडिया में ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर दाने को तो नुकसान पहुंचता ही है, मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो तो कम होता ही है। साथ ही साथ इसकी जो पूरी की पूरी फॉडर यील्ड है, फॉडर यील्ड से मतलब हुआ कि ये पौधा जो है चारे के रूप में भी काम आता है, तो ये फोडर के रूप में भी यूजफुल नहीं रहता। यानी कि ग्रेन एंड फोडर दोनों ही यील्ड के अंदर ये यील्ड जो है इसकी रिड्यूस हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो स्मट है जो इसके अंदर हो रहा है, इसकी वजह से ग्रेन के साथ साथ पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेन स्मट था वो सिर्फ उसके हेड को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, बाकी जब तक हेड बाहर नहीं आ रहा था हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे कि वो डिजीज है या नहीं। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, जो अफेक्टेड प्लांट है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस आने से पहले भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, ये जो अफेक्टेड प्लांट है या जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा वो हेल्दी प्लांट से लगभग 1 फुट तक छोटा होगा। ठीक है, इसके जो स्टॉक्स होंगे वो थिन होंगे और इनके अंदर टिलरिंग पाई जाती है। टिलरिंग का मतलब होता है कि जो तना है वो जमीन के ऊपर इस तरीके से लेट जाता है, कमजोर होता है, तो इस वजह से वो मुड़ जाता है, जमीन पे गिर जाता है। तो टिलरिंग इनके अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ जो ईयर्स निकलती है इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर वो थोड़ा सा जल्दी निकलती है। किनकी तुलना में? उन हेल्दी प्लांट्स की तुलना में ईयर्स थोड़ा जल्दी निकलती हैं। ठीक है, ईयर्स जो हैं हेल्दी प्लांट की तुलना ईयर्स जो हैं वो हेल्दी प्लांट्स की ईयर्स की तुलना में कम कॉम्पैक्ट होती है। हम कह सकते हैं लूजली अरेंज्ड होती है, इसीलिए इसको हम श्लथकंड या लूज स्मट कहते हैं। ठीक है, ग्लूम्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, मतलब उनमें साइज जो है वो बढ़ जाता है और ग्लूम्स का जो साइज है वो लगभग 2.5 मिलीमीटर लेंथ के अंदर हो जाता है। जो ईयर हेड हैं वो लूज अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, जबकि जो हेल्दी ईयर हेड होते हैं वो थोड़े से कॉम्पैक्ट या सघन होते हैं। ठीक है, स्पाइकलेट जो हैं इन्फेक्टेड प्लांट की, वो सारी के सारी स्पाइकलेट्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और सब में सोराई बॉर्न होते हैं। सोराई या बीजाणुधानी पुंज जो हैं वो कहाँ बॉर्न होते हैं? ग्लूम्स और पेडिसिल के ऊपर होते हैं, और जहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए उसकी जगह सोराई डेवलप हो जाते हैं। फ्लोरल ब्रैक्ट्स जो हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? इलोंगेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। मतलब पूरे के पूरे प्लांट में आप इसके सिम्टम्स को देख सकते हैं। सोरस जो हैं वो पिस्टिल और स्टेमन के ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पिस्टिल और स्टेमन बनने चाहिए थे उसकी जगह भी सोराई का फॉर्मेशन या सोरस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो स्पोर्स हैं उनके बीच में एक परसिस्टेंट कॉल्यूमेला पाई जाती है, जो कि एक कॉलम की तरह लंबी होती है। और परसिस्टेंट इसलिए कहते हैं कि स्पोर्स रिलीज होने के बाद भी कॉल्यूमेला वहाँ
प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब जो सोरस का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि किस वैरायटी ने इन्फेक्ट किया है, उस वैरायटी के अकॉर्डिंग सोरस का जो है वो साइज होता है। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है ये एक हेल्दी प्लांट है जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इतना इन्फेक्शन मतलब जो दाने हैं ज्वार के वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके पीछे की तरफ जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी जो अनहेल्दी या इन्फेक्टेड प्लांट होगा वो इस तरीके का होगा जो है रुई की तरह से अपीयरेंस दिखाई देती है, दाना किसी में दिखाई नहीं दे रहा, सबके अंदर जो है सोराई डेवलप हो जाती है। अब बात करें इसकी सिस्टमिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की, तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका डिवीजन है यूमाइकोटा यानी कि एक ट्रू फंजाई है। सब डिवीजन है बेसिडियो माइकोटीना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेगिनेल्स, फैमिली अस्टिलेगिनेसी, जीनस स्पेक्लोथीका और स्पीसीज क्रुएंटा। तो हम कह सकते हैं कि लूज स्मट ऑफ ज्वार जो है वो स्पेक्लोथीका क्रुएंटा के द्वारा होता है। तो ये जो पैथोजन है वो लूज स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो पैथोजन है स्पेक्लोथीका ये लूज स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको कोहन ने नाम दिया था स्पेक्लोथीका क्रुएंटा, जबकि पॉटर जो है उन्होंने इसका एक सिनोनिम दिया था अस्टिलगो क्रुएंटा। ठीक है, जो जे कोहन ने दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें करंट नेम की तो अभी प्रेजेंट में इसको स्पोरीसोरियम क्रुएंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरीसोरियम क्रुएंटम, ये नाम जो है इसको जे कोहन ने दिया था। ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यानी कि ओवरी और फ्लोरल ब्रैक्ट्स, वहां पर जो है स्पोर बनते हैं। सोरस जो है वो एक पतली थिन मेम्ब्रेन से कवर होता है और ये मेम्ब्रेन जो है बहुत ही आसानी से फट जाती है। अगर हम उसको टच भी करेंगे तब भी वो मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी। और कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे ही हेड निकलता है वैसे ही प्रेशर के साथ में ये मेम्ब्रेन जो है वो फट जाती है। सोरस की कवरिंग की बात करें तो ये लूजली जॉइंड राउंडेड और ग्रे फंगल सेल से पूरा का पूरा सोरस जो है वो बना हुआ होता है। मतलब सोरस में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, जॉइंट लूजली जॉइंट मतलब ढीले व्यवस्थित होते हैं और ग्रे कलर की फंगल सेल्स होते हैं। हर एक सोरस के सेंटर में एक कॉलुमेला प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है? कॉनिकल अनब्रांच्ड। ठीक है, और ये कॉलुमेला बना किसका होता है? ये कॉलुमेला जो है वो होस्ट टिश्यू से डेवलप होता है, जैसे कि ग्रेन स्मट में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर इस स्मट में, लूज स्मट में जो कॉलुमेला बन रहा है वो कैसा है? ये ग्रेन स्मट से ज्यादा लंबा है और कर्व्ड होता है। यहाँ पर स्पोर मास जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, जबकि ग्रेन स्मट में वो ब्लैक कलर का था। स्पोर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ग्लोबस, सब ग्लोबस, लाइट येलोइश ब्राउन। इनकी वॉल जो है वो 1 माइक्रोमीटर थिक होती है। फाइनली एक्यूरिलेटेड यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो आउटर लेयर या एक्साइन होती है वो कैसी होती है? स्पाइनी होती है। ठीक है, इनके नीचे और इनका जो व्यास है वो कितना होता है? 6 to 10 माइक्रोन। 6 to 10 माइक्रोन के ये व्यास के या डायमीटर के होते हैं। जब ये जर्मिनेट होते हैं, स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो उससे 4 सेल्ड प्रोमाइसोलियम या प्राक कवक जाल या कवक सूत्र जो है वो डेवलप होता है, जिसपे बाद में स्पोरिडिया फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो जर्मिनेशन है वो 2 प्रकार का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। देखिए, जब स्पोरिडिया फॉर्मेशन होता है तो इसको हम इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोमाइसोलियम जो है वो सीधा ही ब्रांच या अनब्रांच्ड हाइफी में डेवलप हो जाता है। यहाँ पे स्पोरिडिया नहीं बनते तो इसको हम डायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं। जब टेम्परेचर लो होता है तो स्पोरिडिया बनते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, जबकि हायर टेम्परेचर पर डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। ठीक है, जो स्पीसीज हैं इसमें 2 सेक्स ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। ये है स्पेक्लोथीकिया सोरघाई और स्पेक्लोथीकिया रिडियाना। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्पेक्लोथीकिया क्रुएंटा
और स्पेक्लोथिकिया सोरगाई और स्पेक्लोथिकिया रिलियाना, इन तीनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर चित्र के अंदर हम देखें तो देखिए ये एक सोरस है जिसके अंदर स्टेमन वगैरह सब कुछ जो है वो क्या बन चुके हैं, सारे के सारे सोरस के अंदर डेवलप हो चुके हैं। ये जो एक सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से जो है कॉल्यूमेला, यहाँ पर ऐसे जो है कॉल्यूमेला डेवलप होती है। ठीक है, आप अगर देखें तो ये वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉल्यूमेला, ये है इसके स्पोर्स, और ये जितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जर्मिनेटेड स्पोर्स हैं। अब बात करें ईटियोलॉजी की, तो जैसे ग्रेन स्मट में हमने देखा था ठीक उसी तरीके से जो स्पेक्लोथिया क्रुएंटा है ये भी कैसा है, एक्सटर्नली सीड बोर्न, मतलब कि सीड बोर्न डिजीज तो है लेकिन सीड इसमें अंदर से इन्फेक्टेड नहीं होते, सीड की सरफेस के ऊपर स्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। इसको हम सॉइल बोर्न भी कह सकते हैं, कब, जब कंडीशंस जो हैं, अगर ड्राई सॉइल है तो उसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो वायबल रहते हैं और उस कंडीशन में ड्राई सॉइल से ये डिजीज जो है वो कॉज हो सकती है। ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो लगभग 4 साल तक लेबोरेटरी के अंदर वायबल रह सकते हैं, लेकिन लैब में अगर आप इनको रखेंगे तो 4 साल तक इसके स्पोर्स जो हैं वो वायबल रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये जर्मिनेट होते हैं तो इनको फिर ट्रांसमिशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जर्मिनेशन और स्पोर्स जो है, या हम कह सकते हैं कि स्पोर का जो जर्मिनेशन है वो 8 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 18 to 32 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, स्प्रेड जो है वो एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में इस इन्फेक्शन का स्प्रेड होता है, कैसे, हवा के द्वारा। तो अगर एक इन्फेक्टेड कोई क्रॉप वहां पर है, कोई पौधा है, तो जैसे ही उससे स्पोर रिलीज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पास वाले दूसरे क्रॉप पर हवा के द्वारा पहुंच जाएंगे और उसकी भी ओवरी को इन्फेक्ट करके वहां पे सोरस को डेवलप करेंगे। जब लो टेम्परेचर होता है और सॉइल का मॉइस्चर भी लो होता है, ठीक है, और अगर आपने बीजों को बहुत ही गहरा बोया है तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं इन्फेक्शन को फेवर करती हैं, यानी कि टेम्परेचर भी कम है, सॉइल में मॉइस्चर भी नहीं है, सॉइल जो है वो ड्राई है और बीज बहुत गहरे बोए गए हैं, तो इन कंडीशन में इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। इन्फेक्शन जो है वो कब होता है, जब सीड जर्मिनेट होते हैं और सीडलिंग निकलती नहीं है उससे पहले, तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर सीडलिंग इमरजेंस ये जो इन्फेक्शन है वो होता है। जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है उसके ऊपर जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी जर्मिनेट होते हैं और अंदर एंटर कर जाते हैं। एंट्री कहाँ से होती है, सीडलिंग के अंदर ये एंटर करते हैं और ये रेडिकल के द्वारा, मीजोकोटाइल के द्वारा या हाइपोकोटाइल के द्वारा जो है इनका हाइफा अंदर एंटर करता है, यानी कि मूलांकुर के द्वारा, मीजोकोटाइल के द्वारा और हाइपोकोटाइल के द्वारा हाइफा या कवक सूत्र जो है वो अंदर प्रवेश करता है। अब बात करें कंट्रोल मेजर की कि हम किस तरीके से इस डिजीज को रोक सकते हैं, तो देखिए जैसे कवर्ड स्मट को हम रोक सकते थे, ठीक उसी तरीके से इसको भी रोक सकते हैं। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन जो है वो मेनली सीड बोर्न है, तो हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, हम इन सीड्स को ही हटा देंगे, जो इन्फेक्टेड सीड हैं उनको हटा देंगे। बटलर जो है उन्होंने 1918 के अंदर क्या कहा कि जो स्पोर्स जो हैं वो सॉइल के अंदर नहीं पाए जा रहे, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस क्रॉप के, अगर कोई इन्फेक्टेड क्रॉप थी पिछली क्रॉप, तो उसकी स्पोर्स सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये डिजीज सॉइल बोर्न तो नहीं है। इसीलिए हम सीड डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, यानी कि बीजों को संक्रमण रहित कर सकते हैं, और इसके अलावा हम और फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। लेकिन सीड डिसइंफेक्शन जो है ये एक प्रैक्टिकल कंट्रोल्ड मेथड है जिसके द्वारा आप इस डिजीज को रोक सकते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, हम रेजिस्टेंट वेराइटीज को कल्टीवेट करें, हाइब्रिड का कल्टीवेशन करें और बीजों को जो है
ट्रीटेड जो सीड हैं उनको समय से पहले बोएं, तो इस कंडीशन में इस डिजीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें डिजीज फ्री सीड्स का यूज करना होगा। क्रॉप रोटेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्मटेड ईयर हैं, यार हम कह सकते हैं कि संक्रमित जो बालियां हैं, उनको सबको एक कपड़े के बैग में भर के उनको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दिया जाए। इसके अलावा हम सीड्स को सल्फर से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर एक फंजिसाइड या कवकनाशी होता है, और सल्फर को हम 27.2 किलो बीजों के अंदर 110 ग्राम सल्फर हमको यूज करना होता है। इसके अलावा हम कैप्टेन और थेरेम कवकनाशी या फंजिसाइड का यूज कर सकते हैं, और इनकी मात्रा या क्वांटिटी की बात करें तो 1 किलो सीड के अंदर हमें 4 ग्राम कैप्टेन या थायरम को यूज करना होता है। तो इन सारे चीजों को या इन सारे ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम इस डिजीज के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है, जो ज्वार की दूसरी स्मट डिजीज थी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज्वार में 4 प्रकार के स्मट पाए जाते हैं। मैं जो लेक्चर है उनका लिंक हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो पिछले लेक्चर में जाके ज्वार के ग्रेन स्मट को समझ सकते हैं। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वार के एक और स्मट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.